नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 12 राजकुमारी नंदिनी। सुरंग राज्य देश के उत्तरी भाग में शानदार संयुक्त राज्य है जो बेजोड़ संपदा और समृद्धि का क्षेत्र है। सुरंग किसी भी साम्राज्य के प्रभुत्व से मुक्त 5 स्वतंत्र राज्यों में से एक है जो आत्मनिर्भरता और भव्यता का प्रतीक है। इसकी भूमि उपजाऊ है जो प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा करती है, जो न केवल इसके लोगों को जीवित रखती है बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा देती है। इसके कारीगर लकड़ी, धातु और पत्थर से अद्भुत कलाकृतियां बनाते हैं। इनके हस्तशिल्प की पूरे देश में मांग है। हर कोई राज्य इनकी तरह समृद्धशील होना चाहता है। सुरंग के भव्य महल में झूमरों की सुनहरी चमक एक कमरे को रोशन कर रही थी, जहां राज क्षेत्र कन्हार आराम से बैठे थे, मंत्रियों के एक समूह से घिरे। उनकी आवाज बांसों की खटपट के साथ मिल गई, क्योंकि वे जुए के एक गर्म खेल में लिप्त थे। हंसी गूंज रही थी, बेफिक्र और परे की दुनिया से बेखबर। अचानक बड़े लकड़ी के दरवाजे खुले और महारानी लीला अंदर आई। उनके चेहरे पर चिंता और हताशा का मिश्रण था। उनके सुंदर कदम उन्हें तेजी से कमरे में ले गए और उन्होंने खेल को बाधित कर दिया। रानी लीला, महाराज आप यहाँ खेल रहे हैं जबकि आपकी बेटी नंदिनी पूरे महल को फूलों से सजा रही है। इस गति से तो राज्य में ये पूरी तरह फूल खत्म हो जाएंगे। उनकी आवाज में तत्परता थी, लेकिन राज क्षेत्र ने केवल मुस्कुराते हुए अपने हाथ की एक सहज लहर से उनकी चिंताओं को दूर कर दिया। महाराज क्षेत्र, फूलों को खत्म होने दो महारानी, समय आने पर फूल फिर से खिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उनके मनोरंजक स्वर का रानी की आंखों में आग की चमक से सामना हुआ। निराश होकर उन्होंने राजा के हाथों से पासे छीन लिए। उनकी आवाज तीखी थी। रानी लीला बोली, समझने की कोशिश करिए महाराज, ये केवल महल के बारे में नहीं है। अगर सभी फूल खत्म हो गए तो राज्य के लोग अपने घरों को कैसे सजाएंगे? एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राज क्षेत्र के चेहरे से बेफिक्री भरी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह चिंता की हल्की सी लकीरें उभर आईं। राजकुमारी नंदिनी के कक्ष के बाहर कपड़े की नरम सरसराहट हवा में भर गई। जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों के पास खड़ी राजकुमारी की भरोसेमंद परिचारिका मीना नामक एक दासी ने सम्मानपूर्वक पुकारा, राजकुमारी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भव्य ढंग से सजाए गए कमरे के अंदर एक लुभावने दृश्य का इंतजार था। कक्ष को शानदार कपड़े, चमचमाते गहने और सरुचिपूर्ण श्रृंगार के सामान से सजाया गया था। सभी को राजकुमारी के लिए चुनने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। इस भव्यता के बीच राजकुमारी नंदिनी ने अद्वितीय सुंदरता की साड़ी पहने अपने आगे की ओर कदम रखा। कपड़ा रोशनी में चमक रहा था। उनके लंबे लहराते बाल गहनों से सजे थे और उनकी चमकदार मुस्कान ने कमरे को रोशन कर दिया। दासियां रुक गईं, कुछ पल के लिए उनकी उपस्थिति से मोहित हो गईं, जैसे स्वर्ग से कोई देवदूत उतर आया हो। राजकुमारी नंदिनी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, तो मैं कैसी दिख रही हूं? उनकी आवाज पवन झनकार की तरह मधुर थी, जिसमें आत्मविश्वास और शालीनता का भाव था। मीना जो सबसे पास खड़ी थी, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। मीना, आप हर दिन बहुत सुंदर दिखती हैं राजकुमारी, लेकिन आज रुकते हुए उसकी आंखें विस्मय से चमक रही थी। आज आप इतनी शानदार दिख रही हैं जैसे स्वर्ग से कोई महारानी या देवदूत हमारे महल को सुशोभित कर रही हो। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी की चमकीली मुस्कान फीकी पड़ गई। वो धीरे से दूर चली गई। भव्य साड़ी को हटाकर उसकी जगह अपनी सरल परिचित पोशाक पहन ली। दासियों ने हैरान नजरों का आदान प्रदान किया। मीना निराश और अनिश्चित स्वर में बोली, क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नंदिनी रुक गई। उसकी कोमल उंगलियां उनकी सरल पोशाक के हेम को ठीक कर रही थी। वो मीना की ओर मुड़ी। उनकी अभिव्यक्ति एक दयालु प्यारी मुस्कान में बदल गई।
नंदिनी एक मधुर हंसी के साथ, ओ नहीं मीना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि मुझे ये पसंद नहीं है। मीना जिज्ञासा में अपना सिर झुकाते हुए, राजकुमारी आपको क्या पसंद नहीं है? नंदिनी विचारशील नजर से उनकी नजर नरम होती हुई, ये महारानी वाली बात। मीना भ्रमित होकर, इसमें क्या गलत है राजकुमारी? एक महारानी अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। नंदिनी ने मीना की ओर देखा। नंदिनी गंभीरता से, समस्या यह है मीना, मैं एक महारानी की तरह नहीं दिखना चाहती, मैं एक राजकुमारी की तरह दिखना चाहती हूँ, बस एक साधारण सुंदर राजकुमारी। और मुझे कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जो कल दीनार गांव में दशहरा पूजा देखने के लिए बिल्कुल सही हो। राजकुमारी नंदिनी अपने कमरे से निकली। जब वो गलियारों से गुजरी तो उनकी नजर आंगन में एक असामान्य दृश्य पर पड़ी। राज क्षेत्र एक आज्ञाकारी लेकिन शांत उपस्थिति के साथ महल के द्वारों की ओर जाने वाले रथों पर सावधानी से जीवंत फूलों की टोकरियां लादने वाले सेवकों की एक पंक्ति की देखरेख कर रहे थे। नंदिनी आगे बढ़ती हुई, उनके स्वर में आश्चर्य और चिंता का मिश्रण था। पिताश्री, आप क्या कर रहे हैं? ये फूल हमने इन्हें इतनी मेहनत से इकट्ठा किया और आप इन्हें यूं ही फेंक रहे हैं? महाराज क्षेत्र उनकी ओर मुड़े। उनके चेहरे पर माफी और ज्ञान का मिश्रण था। बोलते समय उनकी गहरी पितातुल्य आवाज में शांति का भाव था। मुझे खेद है मेरी प्यारी बेटी, लेकिन ये करना ही था। हमने सुनिश्चित किया है कि महल में जरूरत के हिसाब से ही फूल रखे जाएं, बाकी के फूल प्रजा के कार्य में लगें। नंदिनी के जवाब देने से पहले ही आंगन में तेजी से चलने वाले कदमों की आवाज गूंज उठी। राजकुमार प्रताप आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गर्व और कर्तव्य का मिश्रण था। आत्मविश्वास के साथ बोले, पिताजी, कल रात के खाने की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। राज क्षेत्र के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल गई जब वे अपने बेटे की ओर मुड़े। बहुत बढ़िया प्रताप। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी महल के बगीचे की ओर जाती है। उनकी दासी उनके पीछे पीछे चल रही थी। मीना बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। मीना, राजकुमारी, अगर आप नाराज ना हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? नंदिनी रुकी। मीना की ओर एक उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ मुड़ी। हाँ, पूछो। मीना ने घबरा कर नीचे देखा। मीना संकोच से, भविष्य में आप किस तरह के राजकुमार से शादी करना चाहेंगे? नंदिनी की हंसी मधुर झनकार की तरह गूंज उठी जो हवा में मस्ती से भर गई। नंदिनी हंसते हुए बोली, मीना, तुम ये सवाल पूछने से इतनी डरी हुई थी? ठीक है, सुनो, मैं जिस व्यक्ति से शादी करूंगी वो एक राजकुमार होना चाहिए। सुंदर, बुद्धिमान, बहादुर और दयालु। उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। मीना ने खुद को एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जवाब देते समय उसका लहजा संदेहपूर्ण था। मीना हल्की हंसी के साथ, राजकुमारी, आज के युग में ऐसा राजकुमार मिलना लगभग असंभव लगता है। नंदिनी ने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया। उसकी निगाहें सपनों से भरी हुई थीं और उसकी आवाज अटूट विश्वास से भरी हुई थी। नंदिनी आत्मविश्वास से मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सिर्फ तुम ही सोचती हो मीना। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई होगा, एक राजकुमार जिसके पास ये सभी गुण होंगे। वो मेरे सपनों का राजकुमार होगा। राजकुमारी के शब्दों में उम्मीद और नियति की भावना थी। उनकी आवाज पत्तियों की नरम सरसराहट के साथ मिल गई थी जब हवा धीरे धीरे बगीचे में बह रही थी। देवराज गुरुकुल। जैसे ही ध्रुवा ने मुड़कर देखा, उसने गलियारे में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय मित्र भोला था। बिना किसी हिचकिचाहट के भोला ने ध्रुवा को गले लगाते हुए और गर्व से चिल्लाते हुए उनके बीच की दूरी को कम किया। भोला खुशी से, तूने आज वाकई बहुत बढ़िया काम किया ध्रुवा, सिर्फ एक मुक्का मारकर। लेकिन इससे पहले कि भोला अपनी बात पूरी कर पाता, ध्रुवा ने एक हाथ उठाया और एक जानकार मुस्कान के साथ उसे रोक दिया। ध्रुवा मजाकिया अंदाज में, आज तुम फिर से शुरू मत करो। जब से मैं जीता हूं हर कोई यही बात कह रहा है, यहां तक कि गुरु शिव भी यही कह रहे हैं।
बोला मुस्कुराते हुए। अरे बेशक वे ऐसा करेंगे, आखिरकार तुमने कुछ अविश्वसनीय किया है। ध्रुवा ने अपने दोस्त की ऊर्जा पर अपना सिर हिलाते हुए हंसी उड़ाई। ध्रुवा हल्के फुल्के अंदाज में, ठीक है, बताओ तुम यहाँ क्यों हो? बोला उत्साह से। गुरु शिव ने आज सुबह कहा कि हमें सभी विजयी राजकुमारों को पूजा के लिए सामान खरीदने के लिए ले जाना चाहिए। मैंने बाकी सभी को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन तुम ही अकेले बचे थे। ये सुनकर ध्रुवा सीधा खड़ा हो गया। उसका कर्तव्य बोध जाग उठा। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसने भोला के कंधे पर थपथपाया। ध्रुवा, तो फिर चलो। इसके बाद दोनों वहां से दूसरे राजकुमारों की ओर जाने लगते हैं। और अगले अंक में दिनार गांव। तो मिलते हैं अगले अंक में।